अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़राअत से वाबस्ता एक अहम शोबे कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री की। जिस तरह कपास की रिवाइवल हुई, कपास की बहाली हुई, कपास की पैदावार बढ़ी, उसी तरह हमने महसूस किया कि जिनिंग इंडस्ट्री के मसाइल हल होने चाहिए। और क्योंकि जिनिंग इंडस्ट्री ने भी रिवाइव होना है और ये सारी कपास जिसकी हैंडलिंग और इसको एक शेप देकर, धागे की शेप देकर और आप तक कपड़े की सूरत में पहुंचाने में जिनिंग इंडस्ट्री का बड़ा किरदार है। तो हम जिनिंग इंडस्ट्री के मसाइल और इन मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है और जिनिंग इंडस्ट्री को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इन सब मामलात पर बात करेंगे। मैं आपको अपने मेहमानों का तारफ़ करा दूँ। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब मौजूद हैं। आप ग्रोअर हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं और इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सुहेल महमूद हरल साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री के। सबसे पहले मैं सुहेल साहब आपसे बात करना चाहूँगा, हमें ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवा दें जिनिंग इंडस्ट्री का, कि जिनिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में किस शेप में मौजूद है, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं इस वक्त जो चल रही हैं, वो कितनी हैं, कितनी बंद हैं, और जिनिंग की फैक्ट्री में होता क्या है। थैंक यू वेरी मच। आपने एक ऐसा प्रोग्राम किया जो मेरा ख्याल है इससे पहले किसी टीवी ने स्पेशली पर्टिकुलरली जिनिंग इंडस्ट्री पे नहीं किया। हम आपके टीवी के बड़े मशकूर हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा पॉइंट उठाया जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेसिक स्टार्ट है और इसकी ख़राबी की वजह से हमें उसकी ख़राबी एंड तक भुगतनी पड़ती है। हमारी इंडस्ट्री एक टाइम था पाकिस्तान की लीडिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, मॉडर्न मशीनरी हुआ करती थी। और ये कौन सा टाइम था, किस दौर की बात है? कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले तक, जब ये कॉटन बेहतर हालत में थी, जब तक ये कॉटन के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, उससे पहले तक ये कुछ खुशहाल इंडस्ट्री थी। और तकरीबन 1200 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। ठीक है। पिछले साल वो कम होते होते तकरीबन 500 फैक्ट्रियाँ जो चली सिर्फ, जिनमें कुछ ज़्यादा और कुछ कम, मगर इस टाइम इंस्टॉल्ड फैक्ट्रियाँ तकरीबन 900 हैं। अच्छा। और बाकी 300 स्क्रैप हो चुकी हैं, ख़त्म कर दी हैं, डिमोलिश हो चुकी। ठीक है। और अगर यही स्पीड रही, जैसे कॉटन डाउन होती रही, तो शायद इससे भी ज़्यादा डिमोलिश हो जाती। मगर अब ये इस साल कुछ होप आई है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमारे मुल्क पे जो लोन हैं जो बहुत ज़्यादा इस टाइम जा चुके हैं। सिंपली आपको एक छोटा सा फिगर दूं कि इस पाकिस्तान IMF के पास $2 बिलियन के लिए गया है, और जो कॉटन इंपोर्ट होने लगी है इस साल, वो भी $2 बिलियन की है। तो सिर्फ इस कॉटन को उगाकर हम बहुत पोटेंशियल है अगर, और ये तो $2 बिलियन का रॉ मटेरियल है। ठीक है। जो रॉ मटेरियल आगे स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग और स्टिचिंग के बाद कई $बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। सब हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि हमें ज़रा, क्योंकि आम लोग भी देख रहे होते हैं जिनका इंटरेस्ट भी होता है ज़राअत के साथ और जिनिंग के साथ, हमें ये बताएं कि जिनिंग इंडस्ट्री, एक जिनिंग फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा होता है। मैं जो बेसिक हमारा काम है या जिनिंग मशीनरी का, वो कॉटन, जैसे रॉ कॉटन फुट्टी कहते हैं। ठीक है। फुट्टी में से बिनोला और रुई अलग करते हैं। ठीक है। तो ये जिनिंग कहलाती है। ठीक है। आप फिर उस बिनोला को भी प्रोसेस करते हैं? बिनोले को भी हम क्रशिंग करते हैं। हमारी तकरीबन मोर देन 50% में ऑयल मिल्स लगी होती हैं। ठीक है। जो बिनोला को क्रश करती हैं, जिसमें से कॉटन सीड ऑयल, जिसे बिनोले का तेल कहते हैं, जिससे घी बनता है। ठीक है। और खल या एनिमल फीड या कॉटन ऑयल केक कहते हैं। ठीक है। वो निकलता है, जिससे हमारी भैंसें, गाय खिलाया जाता है, और जिससे जानवरों का दूध बहुत बेहतर। और जो फुटी है उसको आप गांठों की शक्ल में, रुई को हम गांठों की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फिर वो हम स्पिनिंग मिल्स को दे देते हैं, जो आगे उसका धागा बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्री है वो कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री, इसके फिगर्स भी इकट्ठे करती है कि, और हमारे लिए एक मोतबर ज़रिया है कि कपास की पैदावार कितनी हो रही है, उसकी आमद कितनी है, एक्सपेक्टेड कितनी है। ये सारा इनसार हुकूमत भी शायद आपके डाटा पर कर रही होती है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस डाटे को आप किस तरह कलेक्ट करते हैं?
डाटा कलेक्ट करने का बड़ा अच्छा जो फैक्ट्रियों में आ mechanism जाती है हमारे, कपास उसी वो इस जरिए तरह से। होता है कि हमारा हेड ऑफिस जो है मुल्तान बेस्ड है, तो यहाँ पर हम हर फैक्ट्री को से रिपोर्ट लेते हैं, उनको कॉल करके, वो रिकॉर्डेड लाइन होती है। ठीक है। तो हमें तमाम जिनिंग फैक्ट्रियों वाले उस फोर्टनाइट में जितनी उनकी अराइवल हुई होती है, टोटल फुट्टी की, रॉ कॉटन की, और जितनी वो जिनिंग कर चुके होते हैं और जितनी वो बेच चुके होते हैं, ठीक है। और जो उनके पास एंडिंग बेल्स की सूरत में स्टॉक होता है या फुट्टी की सूरत में स्टॉक होता है, वो हमें डिटेल लिखवा देते हैं। वो हमारा फॉर्मेट बना होता है, वो हम उसके ऊपर हर चार्ट में हर फैक्ट्री ऐड करते हैं और टोटल करके फिर उसका डेटा रिलीज़ कर देते हैं। 15 के बाद हम 16 से शुरू करते हैं, ठीक है, और 18 को उसको आप इशू कर देते हैं। इशू कर देते हैं। खालिद साहब, आपसे मैं पूछूंगा कि एक तो आप ग्रोअर हैं, आप भी ये जानना चाह रहे होते हैं कि फुटी की आमद क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आप ये जो पाकिस्तान कॉटन जिनर्स जो है ये डाटा रिलीज़ करता है, आप इसे काबिल एतबार समझते हैं? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो जिनिंग इंडस्ट्री बुरहान का शिकार है, इसमें काश्तकार का कितना हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों। पहली चीज़ तो मैं आपको एक वजाहत कर दूं कि कॉटन की आपकी अराइवल्स का जो डाटा पीसीजीए देता है, इसके अलावा और कोई सोर्स ही नहीं है। इट इज़ द ओनली सोर्स। हम मजबूर हैं इन पर रिलाई करना है। इसमें इज़ द ओनली सोर्स। गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम है, डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो डाटा जो है वो इस तरह नहीं आता, हर 15 दिन बाद नहीं आता, वो तो 3 महीने बाद आता है। वो तो जनरल एनालिसिस के लिए आप जो है ना उस डाटे को देख सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए तो इट इज़ द ओनली पीसीजीए का डाटा, पीसीजीए का जो डाटा है यही आपके पास अकलौता वो सोर्स है जिस पे आप चल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जिनिंग इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, इसमें काश्तकार भी कोई जिम्मेदार बनता है? मैं इस सवाल को ज़रा आसान कर दूं, इसलिए कि उसने कपास की पैदावार छोड़ दी, काश्त करना छोड़ दिया, पैदावार नीचे आ गई, उसने इनपुट्स में कुछ कंजूसी की, और ज़ाहिर है ये हमारी इंडस्ट्री थी जो तकरीबन शायद 1.5 करोड़ गांठ को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी। तो ज़ाहिर है अगर वो आधी से भी कम आ जाए तो इंडस्ट्री ने तो बुरहान का शिकार होना था। नहीं, मैं थोड़ा सा आपके सवाल की मुकम्मल वजाहत कर दूं। ठीक है। हमारे मुल्क की जो पहले पैदावार चल रही थी 90s, तो हम 1 करोड़ से नीचे थे, 80-85 लाख से करोड़ के दरमियान। फिर जब 2000 में चालू हुआ तो फिर 2006 में जो है हम 1.5 करोड़ पे पहुंच गए। ठीक है। फिर उसको 2010 तक 14 और 15 मिलियन के दरमियान चलती रही। ठीक है। 10 के बाद ये आपका डिक्लाइन शुरू हुआ, और ये डिक्लाइन आधो-आध पे नहीं आया, 1/3 पे बहुत नीचे आ गया। जी हाँ, ठीक है। मतलब है कि हमने जहाँ से 1.5 करोड़ से 180 और 2 करोड़ की तरफ जाना था, हमने वहाँ से रिवर्स गियर लिया और हम 56 लाख तक पिछले साल आ गए। इसमें एक वाहिद इंडस्ट्री है जिनिंग की जिसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं खुद तस्लीम करता हूँ ना एक चीज़, कपास पर इन्हिसार है। नहीं, काश्तकार को अगर कपास में फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, तो वो किसी और फसल पे चला जाएगा। ठीक है। टेक्सटाइल मिल वाले को अगर उसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान से नहीं मिल रहा, बाहर से मंगवा लेगा, तो बाहर से मंगा लेगा। जिनिंग जो है ये तो वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लोकल जो प्रोडक्शन है उस पे लोकल प्रोडक्शन होगी और उससे वो चलेगी। ठीक है। अब इसमें काश्तकार को तो कोई मसला नहीं है ना कि जिनिंग चले या कमज़ोर चले या कम चले। ठीक है। काश्तकार ने तो अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है। अगर उसको किसी फसल में 4 पैसे बच रहे हैं तो वो ज़रूर उस पर तवज्जो देगा। अगर एक में नुकसान ही हो रहा है, और हुकूमत भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की टोटल मुल्क की इकोनॉमी जो है, मईशत, उसका दारोमदार ज़राअत पर है। कुछ भी हो जाए, ठीक है, आज तक, बल्कि अगले 2-4 सालों तक, उसके बाद पता नहीं कोई सनती इनकलाब आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी का आ जाए, तो गैब का तो इल्म नहीं है। अभी सारा पिछले 70 साल में या आज तक आपके मुल्क की जो मईशत है, ठीक है, उसका दारोमदार ज़राअत पर है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। दावे होते रहे, सब कुछ हुआ, फिर बात वहीं पर आ गई। और पाकिस्तान की जो ज़राअत है ना,
उसकी जो मईशत है उसका दारोमदार कपास पर है। ठीक है। आप ये कपास जो है ना, ये एक ऐसी फसल है जो एक मीन्स के नशा है, मीन्स के वो जिन इलाकों में कपास की फसल होती है आप वहाँ खुशहाली देखें, नुकसान भी बेतहाशा करती है और फायदा भी बेतहाशा हो जाती है। नहीं, मकसद है कि ये जो फायदा होता है वो बांट के होता है। ठीक है। मैं जो चीज़ जिस तरफ आ रहा हूँ ना, मईशत पे आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपका ये पूरा साउथ पंजाब, सिंध और पंजाब का 1/3 आबादी बन जाती है, इन दोनों को भी मिला लें इस इलाके में। कपास की सोइंग शुरू होगी, लेबर को, आम लेबर को मजदूरी मिलना शुरू हो गई। पहले उन्होंने हाथ से बीज लगाना है, फिर उन्होंने उसकी गोडी करनी है, महीने डेढ़ के बाद पिकिंग शुरू हो जाती है, फर्स्ट पिक, सेकंड, थर्ड पिकिंग। वो जितना है ये टोटल कैश क्रॉप है। ठीक है। पहले दिन से लेकर पूरे 6 महीने वो जो है आपका जो ग्रास रूट लेवल है, जो बिल्कुल हैव नॉट्स है, जो मजदूरी डेली वेजर हैं, उनको पैसे मिलते हैं। कॉटन जो है उसमें मुनाफा ख़त्म हो गया, और उसके मुनाफा ख़त्म होने का जिम्मेदार एक फरीक है, सिर्फ हुकूमत। ये हुकूमत क्या कर सकती है ना जी इन हालात में? देखें ना, मैं और बहुत सारी रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन जो है गवर्नमेंट हो सकती है। ना, सिर्फ एक हुकूमत। आपकी फसल जो भी ख़राब हुई, आपकी कपास के जो मसाइल है, उसके सिर्फ 2 मसले हैं। एक पेस्टिसाइड, उसका रिजल्ट नहीं आया, दूसरा सीड की टोटल निगरानी, उसकी डेवलपमेंट, सारा काम जो है कानून के मुताबिक वो हुकूमत का है। अगर उस साइड से वो नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? रेगुलेटरी जो है पेस्टिसाइड इनपुट्स के लिए है, तो रेगुलेटर इज द गवर्नमेंट। अगर रेगुलेटर सो गया है या गलत काम हो रहा है और रेगुलेटर एक्टिव नहीं हो रहा, तो फिर किसको कहेंगे? वो भी गवर्नमेंट को कहेंगे। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा हूँ। ओवरऑल जो है जो भी कोताही, हुकूमत की कोताही वो इरादतन की गई है। मैं माजरत ये तो बड़ी खौफनाक बात है ना, और मैं इसको साबित करने को तैयार बैठा हूँ। इरादतन की गई है, ये किसी के कहने पर की गई है, हमारे इधर से नहीं, कोई बाहर से कहने वालों के कहने पर। पिछली एक डिकेड में ये सारा हो रहा था, तो वो सारे जो लोग बैठे हुए जिम्मेदार थे, बुखारी साहब सारे जिम्मेदार होंगे ना। मैं बहुत सादा है ना, हम जब 1.5 करोड़ बेल अपने मुल्क में पैदावार लेते हैं, तो हम 25-30 लाख बेल अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करके बाहर उनके मुकाबले में जाकर बेचते हैं। आज हम उनसे 50-50 लाख बेल मंगा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं किससे वो खुश होंगे? मंगाने वालों से खुश होंगे या उनके मुकाबले में बेचने वालों से? एक्सपोर्ट से इंपोर्ट की तरफ चले गए। भाई साहब, इस पे मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक का टाइम हुआ है। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सोहेल साहब, आप ये बताएं कि ये जो ख्वाजा साहब जिस मामले को डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारा मलबा इन्होंने हुकूमत एक ही फैक्टर पर डाल दिया, इसमें काश्तकार भी पीछे हटा ना जी इस फसल से। अच्छा, वो इस फसल का पोटेंशियल तो है और वो देख भी रहा था, लेकिन उसने अपनी जो इनपुट्स हैं उसमें गुंजाइश कर दी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको सीखने की कोशिश नहीं की। आपका भी कोई गिला है काश्तकार से कि वो काटन से दूर होता गया और हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया? नहीं, काश्तकारों से कैसा गिला? देखें, उसने काश्तकार ने अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है। ठीक है। कोई भी फसल, फॉर एग्जांपल हम भी जो बिज़नेस करने आए या इस बिज़नेस में आए, ये सोच कर आए कि इसमें हमने इनकम करनी है। चैरिटी एक डिफरेंट चीज़ होती है, बिज़नेस एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप बिज़नेस के लिए आते हैं तो आप उसकी इकोनॉमिक्स को देखते हैं और उसमें प्रॉफिट होता तो चलते हैं। किसान ने भी अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है, जिस फसल में उसको पैसे बचेंगे उसके लिए चलेगा। और जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें की, और मैं इनसे 100% मुत्तफ़िक हूँ कि इसके अंदर टोटल रोल हुकूमत का है। हुकूमत एक रेगुलेटर है, हुकूमत एक पॉलिसी मेकर है, हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, हुकूमत के पास तमाम फंड्स हैं। अगर ये ऐसे ही है जैसे एक घर में एक बाप होता है, अगर बाप उस चीज़ को मैनेज या माँ उसकी मिल के मैनेज नहीं कर रहे होते, तो फिर अगर बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं तो कसूर बच्चों पे नहीं होता, माँ बाप की तरबियत पे या उनके कंट्रोल पे होता है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी ये देखना है कि हमने, जैसे इन्होंने कहा कि वो मुल्क जो एक्सपोर्टर थे जिनसे हम इंपोर्ट करते थे, उनसे हम compete करते थे, तो आज उन मुल्कों से हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, एक इसमें शिकवा जो है वो जिनिंग इंडस्ट्री से भी होता है कि जिनिंग इंडस्ट्री ने जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड था उसको मीट नहीं किया, और ख़ास तौर पे हमारे जो टेक्सटाइल के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें मजबूरन जो है वो इंपोर्ट पर जाना पड़ा, और हमें जो यहाँ से कपास मिलती थी, हमारी जो जिनिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी वो इस लेवल की नहीं होती थी कि हमें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकें। तो आपसे भी गिला रहा कि जी आपने अपनी जिनिंग इंडस्ट्री को जो दुनिया के स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक जो है वो बेहतर नहीं किया, नई मशीनरी नहीं लेकर आए और हालात बेहतर करने में अपनी सपोर्ट नहीं की। ये आपकी बात कुछ परसेंट शायद दुरुस्त हो, मगर मोर देन 90% गलत है। अच्छा, इसलिए कि हम आज भी कैपेबल हैं, चाहे हमारे पास मशीनें पुरानी हैं, हम आज भी वर्ल्ड क्लास रुई बनाने के कैपेबल हैं। अच्छा, हम रुई बना सकते हैं। प्रॉब्लम तब खड़ा हुआ जब हमारे बायर ने हमें वो स्टैंडर्ड्स दिए जो वर्ल्ड के थे ही नहीं, ताकि ऐसी कॉटन बने जो एक्सपोर्ट ही ना हो सके। अच्छा, और फिर जब उसके 9% ट्रैश और 9% मॉइस्चर का फार्मूला चलता रहा, वर्ल्ड के अंदर 3% ट्रैश था। मुझे याद है कि बैक इन 80s जब गवर्नमेंट बाय करती थी कॉटन, तो हमारे मुल्क की कॉटन 3 to 4% ट्रैश वाली होती थी। तो क्या ऐसा कारनामा हो गया कि 80s में तो 3, 4, 5% हमारे पेरेंट्स बनाया करते थे कॉटन, और आज जब हम 2021 में आ गए हैं तो हम उसके 40 साल बाद, टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होनी चाहिए, क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, मगर आज भी हमारे मुल्क के स्टैंडर्ड्स 9 के हैं, 9% ट्रैश के साथ। तो ये एक बायर की गलत बात है। आज भी पाकिस्तानी कॉटन डायबिलिटी में दुनिया में द बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि हमारी हैंड पैक्ड कॉटन है, और हमारे जो कॉटन की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है ट्रैश प्रॉब्लम, और उस ट्रैश प्रॉब्लम के अंदर हमारा भी किरदार होगा। मैं ये नहीं कहता कि जिनर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर बायर की जब डिमांड होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसने वही बनानी है। और सेकेंडली आपने मुझे कहा, मैं आपकी बात को कंप्लीट करता चलूँ, कि हमने क्यों नहीं अपग्रेड किया। ये ऐसे ही है कि एक आपका टीवी चैनल है और उसके मुकाबले में एक और चैनल है, और उसको टोटल फंडिंग हुकूमत की हो रही है, या उसके एड्स इस कदर बेहतर गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, और वो अपनी मशीनरी भी चेंज कर रहा है, सब चीज़ें चेंज कर रहा है, अपग्रेड भी हो रहा है, और आपके ऊपर टोटल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई इश्तिहार नहीं मिलना, कोई पैसे नहीं मिलने, और आप एंड में डाउन होते चले जाए। हमारे साथ भी वही होता है। तो ये बड़ा मसला है कि हम हर मामले को हल करने के लिए हुकूमत की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हुकूमत आए और हमें इस सारे बुहरान से निकालने की। नहीं, मैं हुकूमत की तो बात ही नहीं की, मैंने तो एक एग्जांपल आपको दी है। अच्छा, ये आपको सपोर्ट चाहिए थी। अच्छा, इस सपोर्ट के हवाले से आप सपोर्ट नहीं, ये इंडस्ट्री वायबल होने ही नहीं दी गई। इस इंडस्ट्री के अंदर इस कदर ज्यादा फ्लक्चुएशन रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ साजिश हो रही थी बाज़ाब्ता, बिल्कुल ऐसे ही है। इस इंडस्ट्री को तबाह किया जाए, बिल्कुल प्लान्ड ऐसे। देखिए, ये इंडस्ट्री नहीं थी, ये इंडस्ट्री तो उसके अंदर फंस गई। प्रैक्टिकली इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ खेला गया। अगर आप IMF से कर्जे नहीं लेंगे तो घुटने कैसे टेकेंगे? अगर आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो आप कैसे बिजली महंगी करेंगे? आप किस तरीके से सेल टैक्स लगाएंगे? किस तरह आप अपने अवाम को देखिए, हमें एक दुनिया को पाकिस्तान एक महकूम सा चाहिए, और महकूम करने का एक ही रास्ता है उनके पास, अगर हमें फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब रखेंगे। और हमारी सबसे बड़ी क्रॉप जो वैल्यू एडिशन पे थी, देखिए पाकिस्तान जब से बना वो कॉटन बेस्ड कंट्री था, कॉटन ही उगाता था, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग से चलती चलती आगे गई। हमारे ग्रेजुएट्स भी उसी में हुए। कभी सुना था आपने कि इस मुल्क में गन्ने के भी रिसर्च सेंटर थे? कभी आपने सुना है कि मिठाइयों की वैरायटियां बन रही हैं और एक्सपोर्ट हो रही? देखें, शुगर एक तरफ आम रूटीन में, दो इट्स डायबिटीज़, बट मैं सिर्फ एक फसल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि डायबिटीज़ को हम आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, और जी इसको शुगर हो गई। शुगर मीन्स एक बीमारी का नाम लिया जाता है, और उसके बाद आप शुगर को प्रमोट भी कर रहे हैं। जब इस टाइम मंदा आ गया या मार्केट में बिक नहीं रही, तो ये नहीं कि आवाम को सस्ती दी जाएगी, सब्सिडी दे के बाहर फेंकी जाएगी ताकि यहाँ शॉर्टेज क्रिएट हो, फिर वो बाकी जो पड़ी है वो महंगी हो जाए। उसके लिए TCP भी आ जाती है, उसके लिए यूटिलिटी स्टोर भी आ जाता है, और चीनी को इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बना दिया जाता है कि अगर लोग नहीं खाएंगे मर जाएंगे, जबकि हम या डॉक्टर कहते हैं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसकी चीज़ों को आपने समझना है कि इसके वैल्यूएशन जीरो है। पीछे ले जाया गया है और गन्ने की फसल को प्रमोट किया गया है। गन्ना वाज वन ऑफ देम, मगर शुरू गन्ने से हुआ, फिर उसके बाद इसके सीड को ख्वाजा साहब ने जैसे कहा वो
प्रमोशन नहीं दी गई, मकई का सीड आया, मकई उससे बेहतर प्रोडक्शन देने लग गई। तो ये जो पैरेलल एक क्रॉप नहीं है, देयर आर सो मेनी क्रॉप्स जिन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया। आप मुतबादिल फसल के मुतबादिल फसलों पे जाते चले गए, फिर उन्हें अंदाजा। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ये इसके पीछे कोई साजिश नज़र आती है, तो इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे, अगर इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका एक पहलू जो आपने जिक्र किया ट्रैश का, उस ट्रैश कंटेमिनेशन और जो हमारी जो स्टेपल है उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि टेक्सटाइल के वाबस्ता लोग भी बिठाएं ताकि हम इसके किसी नतीजे पर पहुँचें और उन एलिमेंट्स को तलाश करें जो इसमें शराकतदार रहे। लेकिन अभी हम जिनिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। जिनिंग का एक मामला जो है वो ये भी है कि काश्तकार को हमेशा ये गिला रहा है कि हमारे पैसे जो है वो अमूमन फंस जाते हैं जिनिंग इंडस्ट्री में। वो मिडल मैन के थ्रू फंसते हूँ। मिडल मैन तो काश्तकार को यही बताता है। मैं पहले ख्वाजा साहब से पूछना चाहूँगा। ख्वाजा साहब, मैं इसको पहले करूँगा, ख्वाजा साहब मेरी बात को वो करेंगे, बट मैं आपको बताता चलूँ। आई कैन गारंटी 99.9% ग्रोअर नहीं कह सकता कि उसका 1 रुपया भी फंसा है। ये गलत परसेप्शन सिर्फ इसी जगह से उठी और यहीं खत्म हो जाएगी। आपको जिसने बताई है वो गलत इन्फॉर्मेशन, कभी नहीं फंसे पैसे। देखें, ये कैश क्रॉप रही है। इस खित्ते में रहने वाले हर आदमी का किसी न किसी तरह काश्तकारी से कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ गुफ्तगू नहीं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। तो आप देखें ना, हमारे यहाँ जो भी काश्तकार है वो जो फसल उगाता है, दरमियान में एक मिडल मैन खड़ा होता है जो आके उससे ख़रीद के जाता है और वो उसको उधार पे लेके जाता है कि जी पैसे आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद मिल जाएंगे। और फिर वो आके बताता है कि जी मेरे पैसे जो है वो फूड डिपार्टमेंट के पास फंस गए हैं, मेरे पैसे जो है वो जिनर के पास फंस गए हैं। वो जिनर से जब वो पूछते हैं तो जिनर कहता है जी कि वो टेक्सटाइल वालों के पास फंस गए। तो ये चेन तो है ना, वो मौजूद है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है इसको तो हम ढूंढते हैं, लेकिन पहले ख्वाजा साहब से पूछते हैं कि काश्तकार का ये गिला जो है ये रियलिटी पर मुश्तमिल है या नहीं है। नहीं, मेरी यार सुने, जो हकायक है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। 1% 2% तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कपास के जो है ना ये कैश क्रॉप है, ठीक है। ये बोरा तुलता है, पैसे देता है, वो उठा कर ले जाता है। समटाइम्स जैसे वो दरमियान वाला मिडल मैन है, उसका उस ज़िम्मेदार के साथ अपनी कोई लाइन है, उसका एतमाद है, बहाल है, वो उसको उठा दे, लेकिन मोर देन 90% पेमेंट होगी, माल उठेगा, इस तरह होता है, ठीक है। एक बात आई है, वो थोड़ी सी मैं उसकी फर्दर वजाहत कर दूं, ट्रैश क्या होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये बात चलेगी फिर ज़िम्मेदार पर आ जाएगी कि जी ये ट्रैश डाल के बेचता है इसलिए हमारे पास होता है। पौधे पे जब कपास उगती है, ठीक है, तो अगर उसको दरमियान में से आप चुनाई कर लेंगे तो उसमें तो 0% ट्रैश है ना, ठीक है, या हार्डली कोई 0.5% आधा %। जब वो जिसमें वो सांगली में लगी हुई है उसको साथ तोड़ लेंगे तो जब वो जिनिंग में जाएगी तो वो उसमें वो कचरी जाएगी और वो ट्रैश बन जाएगी। जैसे अभी अरल साहब ने बताया ना कि 1990 के ज़माने में हमारी जो प्रोडक्शन थी उसमें ट्रैश 2 से 3% होता था, आज 9 से 10% है। दुनिया आगे चली गई है, हम पीछे गए हैं। हम पीछे क्यों गए हैं? हमारे से जो ख़रीदार है, इनसे जो ख़रीदार है लेने वाला, वो कहता है कि मैं 9% ट्रैश होगी तो मैं इस रेट पे लूँगा। अच्छा, 9% ट्रैश, 9% मॉइस्चर होगा तो इसका ये रेट है। अगर ये उसको 4% ट्रैश करके देते हैं तो 5% प्रीमियम इनको नहीं मिलता, ठीक है, ना फार्मर को मिलता है ना जिनर को मिलता है। तो जब आप उसका 5% जब वो कचरा नहीं जाएगा तो उसका वज़न, मकसद है कि उसका बेहतर चीज़ बनेगी ना, ठीक है, तो उसका प्रीमियम हो जाएगी, उसका हाँ, प्रीमियम तो उसको प्रीमियम मिलना, ठीक है। जब ख़रीदार प्रीमियम देना बंद कर दे और फिर जो उसकी आखिरी लिमिट है फिर उस लिमिट तक ही सामान आएगा। मुझे बताए ना, अगर मैं ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि प्रीमियम नहीं मिलता इसलिए काश्तकार अपना इंटरेस्ट लूज़ करता है, लेकिन देखिए ना, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके ख़रीदार भी ज़्यादा हो जाएंगे। हमने तो काश्तकार के सतह पर ये भी देखा है कि अच्छा जो चुनने वाली ख़वातीन हैं वो कोशिश करती हैं को मिट्टी मिट्टी मिल जाए। काश्तकार ऐसे भी देखे हैं जो पानी का छिटा छिटा लगा देते हैं। नहीं, वो नहीं बिकता, वो बिकती नहीं है। अच्छा, मतलब नीयत का अमल भी तो शामिल है ना जी, चीज़ें वो मेरी एक बात सुन लेना, हमें उसको काश्तकार को इतना ब्लेम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे मुल्क में 90% जो काश्तकार है ना वो 12.5 एकड़ एंड बिलो है, ठीक है, 92% जिसके पास 12.5 एकड़ या उससे बिलो है।
जो छोटा काश्त, अच्छा जिसके पास ज़मीन 12 एकड़ है या 8 एकड़ है या 7 एकड़ है, ठीक है, उसने कपास कितनी लगा लेनी है? 4-5 एकड़ लगाएगा, सारी तो कपास नहीं लगा देगा। ठीक है। ना। तो 4-5 एकड़ को मैनेज करना कोई इतना मसला भी नहीं होता। ये जो मसाइल आते हैं वो जो बड़े बड़े फॉर्म है ना, ठीक है, उनके लिए आप कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो बड़े फार्मिंग है उस पर भी इतराज़ कम है। ये सिर्फ बातें हैं जो टेक्सटाइल एतराज़ छोटे काश्तकार पर ही है, देखें, बड़े और काश्तकार नहीं, पर नहीं, है ही नहीं। नहीं, वो तो अपनी प्रोडक्शन भी अच्छी ले रहा है। मैं कि यही तो गलत बातें हैं ना, यही गवर्नमेंट को गलत फिगर्स दी गई हैं। जितना पर एकड़ ये yield उसकी बेहतर है, इसमें किसने तो कह कोई- दिया आपको? है ना जी। और अगर अच्छा, जिसकी आप खुद प्रोग्रेसिव बुखारी फार्मर हैं, साहब- आप एक रिवायती काश्तकार हैं या आप नहीं, अच्छे मतलब कि काश्तकार हैं? मैं तो दरमियाना काश्तकार हूँ, ठीक है ना। जितना जिसकी सर्वाइवल होगी ना, जिसकी सर्वाइवल ही 12 एकड़ में है, तो उसने जो मेहनत करनी है उसका आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वो जो उसने रिजल्ट लेने हैं ना, ये सिर्फ सरकारी ज़बानी जो प्रेजेंटेशंस हैं ना, उनमें प्रोग्रेसिव ग्रोअर दिखाया जाता है ये बड़े बड़े फार्मों को। फील्ड में जाकर देखें, जिसने सिर्फ 5 एकड़ कपास लगाई है, नैपसेक से उसने स्प्रे करना है, वो एक पौधे को ख़राब होने देगा। शर्त ये है कि आप उसको पेस्टिसाइड तो दो ना। आप पेस्टिसाइड के नाम पे उसको गंद कचरा दे दो। इस साल क्या हुआ है? इस साल पिछले साल के मुकाबले में आपकी प्रोडक्शन 15 से 20 लाख बेल बढ़ रही है। पेस्ट को कंट्रोल किया गया है। किसने किया है? किसने किया गवर्नमेंट है? ज़ाहिर है उसका नहीं नहीं रोल नहीं है। नहीं, आप उसको भी क्लियर करें बात को। अच्छा चलें, आप बता दें। इस साल हाँ, पहली मर्तबा हुआ कि 30 जून तक उन्होंने कहा कि स्प्रे नहीं करना। गवर्नमेंट ने मैसेज दिया ना जी। गवर्नमेंट ने हाँ, मैसेज मैं यही कह रहा हूँ ना कि जी उन्होंने इसको पंजाब गवर्नमेंट IPM लॉन्च ने किया, उन्होंने कंट्रोल देखे किया ना, मुझे। ये मैसेज दिया कि 30 जून तक स्प्रे हमने नहीं किसी को करने देना, सख्ती से कंट्रोल किया जहाँ तक हो सका। और वही जो 30 जून तक स्प्रे नहीं हुआ, आज उसको कोई कह रहा है मौसम ने फेवर की। काश्तकार हमारा सबसे बड़ा साइंसदान है, ये पहले भी वो अज्यूम करता है। ये हमारे जो साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं ये भी जाके काश्तकार से सीखते हैं। एक ब्रेक ले लें, नहीं, फिर हाँ, यहीं से शुरू मैं करते हैं। इसको एक आपको ब्रेक ले लें, इसकी फिर से वजाहत शुरू करते हैं। कर दूंगा। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये पूरी जो 20 की वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा साहब से बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब देखें, एक फैक्टर जो है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और सारा ब्लेम, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर थोप रहे हैं। काश्तकार हमारा खुद एक साइंसदान है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है और वो सदियों से विरसे में सारा कुछ मिला है। तो ये अगर स्प्रे रोकने का अमल वो खुद भी तो तजर्बा कर सकता था ना जी। 1 एकड़ को अपना इस हिसाब से लेके उस पर कम स्प्रे कर सकता था, और वो करता भी है, आजमाइश भी करता है। या तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है और चीज़ें ठीक हो गई हैं तो वो उसका क्रेडिट हर तरफ से लिया जा रहा है। नहीं, कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले रहा। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ वजाहत कर दूं। बहुत अच्छा आपने ये आज के हिसाब से सवाल उठाया है। गवर्नमेंट पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इज़ अ रेगुलेटर। गवर्नमेंट का काम है कि तमाम कानून है कि सड़क पे बाएं हाथ चलना है तो बाएं हाथ चलना है। ठीक है, कोई कहे जी मैं बाएं हाथ, पाबंदी करवानी है चीज़ों पर। अगर यहाँ गवर्नमेंट अगर रेगुलेशन पे अमल दरामद ही नहीं करा रही तो फिर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मुझे बता दें। चलें ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ब्लेम करने का मेरा मुराद आप मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द फैक्टर तो गवर्नमेंट हो सकती है। नहीं टोटल गवर्नमेंट ना। बाकी जो है देखें, यहाँ पर स्टे ऑर्डर अदालतों से लेकर 5-5 साल से स्टे ऑर्डर चल रहे हैं। और अगर अदालत से जो है बहाना है कि ये अदालत का हुक्म इम्तनाई है और हम किसी चीज़ को चेक नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को चेक नहीं कर सकते उसका नुकसान काश्तकार को हो रहा है और फ़ायदा इंडस्ट्री को हो रहा है, पेस्टिसाइड वालों को हो रहा है कि वो कहते हैं जी हमारे पास तो गवर्नमेंट का अदालत का स्टे ऑर्डर है। तो अदालत में जाकर गवर्नमेंट की तरफ से केस पेश होगा तो खारिज होगा ना। ठीक है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जाकर वहाँ पर अपने केस की फाइट ही नहीं करती तो इसको गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं डालेंगे तो किसके डालेंगे? चलें ख्वाजा साहब, अब काफ़ी बेहतरी नज़र आने लग गई है। अभी खास तौर पे मैं इसकी कपास के वजाहत आपको कर दूं। जी। इस वक्त आपकी तकरीबन 15 से 20 लाख बेल पिछले साल से बेहतर नजर आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, 40 नहीं, लाख वो के तो- लगभग जो है वो इस तो- वक्त पहुंच चुके हैं। वो नहीं 40 लाख बेहतरी की तो सिर्फ सरकारी मशहूरी के लिए टोटल आ गई हो है गई है ना। ना जी। हाँ, पिछले साल 56 लाख थी, इस साल 75 हो जाएगी, 80 हो ठीक है, जाएगी। तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा ना जी। बहुत। और ये अगर आप देखें ना कि ये 30 जून से
जो आपने स्प्रे नहीं करने दिया, ठीक है, उसकी आपकी क्रॉप आनी थी 15 सितंबर तक, वही सीधी 25 लाख बढ़ गई है। जब स्प्रे शुरू हुआ है उसके बाद फिर आपका वही डाटा जो है जो पिछले साल था उसके बराबर आ उस जाएंगे। स्प्रे के तो फैक्टर्स है ना जी, जाहिर है गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो नहीं, जाहिर है देखिए, मैं उन्होंने आखिर उस तरफ जाना ही है ना जी। देखिए, अब अगर आप इस पे पूरा प्रोग्राम अलहदा कर लेना तो मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ फुल, ठीक है। यहाँ पर पेस्टिसाइड के ज़रिए काश्तकार को गुमराह किया गया है। यहाँ पर इतना सख्त डिसिप्लिन है जो किताब में कानून में लिखा हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा। आप सिर्फ कानून पे अमल कर लें, आप 18 मिलियन बेल पे पहुंच जाएंगे, यही काश्तकार वापस कपास पे आ जाएगा। चलें, यही सवाल हम सोहेल साहब से पूछते हैं कि आपके ख्याल में पहले तो ये बताएं कि आप एस्टिमेट क्या कर रहे हैं इस दफ़ा कपास की प्रोडक्शन? देखिए 40 पर हम पहुंच गए हैं, 75 80 तक पहुंच जाएंगे, मुश्किल से पहुंच ही जाएंगे। जैसे अब मौसम कुछ ठीक हुआ है, वैसे तो हम 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, मगर अब मौसम कुछ ठीक हुआ है तो वी फील लाइक के वी मे टच 80 तक पहुँच जाए। अगर 80 तक पहुँचते हैं तो बड़ी तब्दीली है, बड़ा। इससे आपकी जो इंडस्ट्री है उसके कोई रिवाइवल के इम्कानात लगते हैं कि अगर 80 लाख को हम टच करते हैं, और जाहिर है ये सारी फूटी आनी तो जिनिंग फैक्ट्री में, तो उससे जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनके को खुलने के इम्कानात, और आपके जो कलीग्स हैं जो जिनर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि भी अगर ये इसी तरह कपास की रिवाइवल होती है तो हम अपनी फैक्ट्रियों को भी बेहतर करेंगे, जो बंद पड़ी हैं उनको चलाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही होगा कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ 100 से ज़्यादा तकरीबन फालतू चल रही हैं। मगर एक चीज़ आपने पहले भी कहा कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, वही आर पार्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। LTF लोन 3% या 4% वाला स्पिनिंग इंडस्ट्री एंड ऑनवर्ड्स तो है, पीछे जिनर्स के लिए क्यों नहीं? इसी तरह आप मुझे ये बताएं कि बिजली का टैरिफ स्पिनिंग एंड ऑनवर्ड्स तो कम रेट पे है, जिनिंग क्यों नहीं? इसी तरह गैस के टैरिफ उनके लिए स्पेशल हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं कहता हूँ फिर गवर्नमेंट उनके लिए भी ना करे या किसी के लिए भी ना करे, तो जब वी आर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपको एक और बात बताता जाऊँ। आप कहते हैं गवर्नमेंट सरसों का तेल इस मुल्क में पैदा होता है, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता। कैनोले का तेल पैदा होता है, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता। सूरजमुखी का तेल पैदा होता है, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है 5 बिलियन से ऊपर हमारा इंपोर्ट बिल हो गया, हम मर गए, हम रुल गए और महंगाई बढ़ गई, बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट है आफ्टर क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल की। मगर जब वो कॉटन की बारी आती है तो उसके तेल के ऊपर सेल टैक्स 17%। क्यों? माने विद इन कंट्री 5-6 क्रॉप्स ऑयल सीड की उगती हैं। आप कमज़ोर है क्या? आपकी बात क्यों नहीं समझ नहीं, मगर माफिया स्ट्रांग है। तो देखें ना, और हम क्या करेंगे? काश्तकार के लिए तो जिनिंग इंडस्ट्री भी माफी है ना जी। अगर आप उसके एंड ये से गलत है। देखिए गलत है, ये गलत परसेप्शन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक टोटल गलत परसेप्शन है। अब एक बात, अच्छा एक बात बताइए, काली भेड़ें हर जगह होती हैं। कितने टेक्सटाइल वाले हैं जिनकी अपनी जिनिंग फैक्ट्री हैं? ये आपने कोई फिगर? वेरी फ्यू। उन्होंने अपने बिजनेसेस बंद कर दी। अच्छा। जो करते थे वो छोड़ चुके हैं। अगर इतना कोई अच्छा बिजनेस था, जबकि टेक्सटाइल मिलों के नाम पे ही उनकी स्पिनिंग मिलें थी, उनको 1% का एडवांटेज है हमारे निस्बत। तो 1% टर्नओवर का मतलब अगर रोज़ की 2 करोड़ का टर्नओवर है तो 2 लाख रुपए डेली। अगर लुक्रेटिव बिजनेस था या इनकम ज़्यादा थी तो उनको सर्वाइव करना चाहिए था। तो अगर स्पिनिंग वाले भी जिनकी अपनी स्पिनिंग है और उनकी जिनिंग सर्वाइव नहीं की और वो बंद कर गए हैं, तो इसका मतलब कहीं तो कोई बात है। अच्छा चलें, इसको मैंने जैसे आपको कहा कि इसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और उस साजिश तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुल्क के साथ हुआ क्या ना, ये इस कपास के साथ और उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्री के साथ। खालिद साहब, आप ये बताएं कि ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इन्होंने कपास की रिवाइवल के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है और बड़े इक़दाम किए हैं, पाइपलाइन में भी बहुत कुछ है। तो ग्रोअर जो है वो आप मौजूदा हुकूमत से कोई मुतमिन नज़र आते हैं कि जो इस वक्त इक़दाम हुए और जो पाइपलाइन में हैं? ये तो हुकूमत वाले बेहतर बता सकते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन उससे मैं अपनी ज़ाती बात कर सकता हूँ, अपनी फोरम की तरफ से बात कर सकता हूँ। बातें बहुत हैं, अमल नहीं है, इसलिए रिज़ल्ट नहीं आ रहे। अगर जितनी बातें हैं उसका अशर अशीर भी अमल हो रहा होता तो बहुत से रिज़ल्ट आ गए होते। प्रोडक्शन तो बेहतर हुई है ना, सिर्फ कपास की नहीं, बाकी फसलों में भी जो है वो। अब मैं इस पे
गैर सियासी होकर एज अ काश्तकार बात करना चाहता हूँ। काश्तकार के आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में 27 मिलियन टन गंदम पैदा हो गई। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट आज कपास का है, आपने बात छेड़ दी तो फिर इसके लिए गुंजाइश निकाल लें। 26 मिलियन टन आपके पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है, 27 मिलियन टन आपके पास पैदावार आ गई, 4 मिलियन टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई ज़रूरत तो आपको 26 की है, 27 आपके पास मौजूद है, 4 और मंगा रहे हैं, चलो वो भी आ रही है। 1800 रुपये मन आपने मुझसे गंदम ली है, 1800 रुपये मन। अच्छा, ये तो गंदम की हैंडलिंग की बात होगी ना? नहीं, हैंडलिंग की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की पैदावारी अमल तो तकरीबन सारी फसलों में अगर प्रोडक्शन 27 है, अगर प्रोडक्शन 27 मिलियन टन है, 4 मिलियन और भी आ रही है, तो ये फिर 2800 रुपये मन आटा बिकेगा। 1800 वाली चीज़ 2800 बिक रही है। देखो ना, कहीं पर तो कोई चीज़ है ना, या वो 27 नहीं है, या अगर वो 27 है तो फिर आपकी मैनेजमेंट है। फिर 1800 रुपये आप ले रहे हैं, 2000 रुपये 50 रुपये किलो आटा बिकना चाहिए, ये 70 रुपये क्यों बिक रहा है? मतलब ये है कि आप हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन नहीं है। कुछ आपने काश्तकार को जो चीज़ें चाहिए वो सुन लें, उसको चाहिए, उसको इनपुट्स जो है ना, जो उसकी पैदावारी लागत है ना, वो ठीक होनी चाहिए। मैंने इसी फसल में जो इस वक्त लगी हुई है, इसकी DAP 5300 रुपये का बैग लिया था। ठीक है, आज मैं गंदम के लिए कल मैंने मार्केट से चेक किया है, 7200 का हो गया है। नतीजा क्या होगा? जिसने 2 बोरियां डालनी थी, जितना भी वो इनपुट्स में गुंजाइश निकालने की कोशिश जैसे वो गुंजाइश निकालेगा, आपकी यील्ड नीचे आ जाएगी। देखिए आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, मकसद है हम कपास की फसल पे आते हैं। हाँ, मुझे ये बताएं कि अब इस दफ़ा हौसला अफजा सूरत हाल हुई ना जी कपास के काश्तकार। ये देखिए चमक आई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, चलो ये चमक आई, ये चमक आई, इस चमक से काश्तकार आपकी नज़र में क्या सोच रहे? इससे हमारी कपास की फसल की बहाली होती नज़र आ रही है? क्योंकि इससे बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। देखिए 18 मिलियन बेल तो इस मुल्क में कपास इंशाल्लाह होनी है। 3 साल के अरसे में जब भी चाहें, ये अरल साहब आपको फिगर्स भी दे देंगे। आपका 2000 तक 1999 तक 85, 90, 80 इस पे पैदावार चलती थी। 2000 में शुरू हुआ, काम सुधरना शुरू हुआ। 2004 में आप 15 मिलियन पे पहुंच गए, 15 मिलियन पे चले। फिर 4 से लेके 4 से लेके नीचे आना शुरू हो गए। नहीं, क्यों आए? असल चीज तो देखने की देखिए ना, हम डिटेल से बात करें तो उसमें जाहिर है ये मौसम के नहीं मौसम ऐसे ही चलते हैं भाई, मौसम ऐसे ही चलते हैं। जरा पूछते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। कपास की फसल रिवाइवल होती आपको नजर आ रही है, और काश्तकार की जो नाराजगी थी, इस फसल से भी नाराजगी थी, इस इंडस्ट्री से भी नाराजगी थी, हुकूमत से भी नाराजगी थी, वो कुछ दूर होती नजर आ रही है। और आप समझ रहे हैं कि ये हम अगले साल जो है इसको मज़ीद बेहतर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, इस साल किसान को एक यूँ समझें कि दोबारा सांस मिला है। अच्छा। और पैदावार भी बेहतर हुई है और रेट्स भी बेहतर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी 110-12 पे चल रही है। और इस मुल्क में कॉटन की शॉर्टेज होने की वजह से हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के इक्वलेंट चलती रही है। ठीक है, तो ये अगर हमेशा ही इक्वलेंट मिलती रहे तो विन विन सिचुएशन ही होगी, किसान खुशहाल होगा। हम इंटरनेशनल प्राइस कितनी रिफ्लेक्ट होती है, प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होती है हमारी लोकल मार्केट में? क्योंकि आप जिन्होंने शॉर्टेज होती है तो पूरी होती है। अच्छा। और जब नहीं होती तो फिर पेट्रोल की तो फौरन रिफ्लेक्ट हो जाती है ना जी? पेट्रोल की भी नहीं होती, वो डिपेंड्स ऑन द टैक्सेस कि कितने टैक्सेस लगाए जाते हैं। लेकिन वो जब बढ़ता है तो वो उसका असर तो फौरी तौर पे पड़ जाता है ना जी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ भी चेंजेस आती हैं। अच्छा। मार्केट की फॉरेन फ्लक्चुएशन, रात न्यूयॉर्क तेज़ हुआ है तो सुबह तेज़ हो जाता है। तो ये बल्कि पेट्रोल की तो फिर 15 दिन बाद आती है, इसकी 15 मिनट बाद आ जाती है। अच्छा। तो ये अब इंटरनेशनल कमोडिटी है और हमारे मुल्क की जो कंजम्पशन है काफ़ी बढ़ चुकी है। किसान इसके लिए होपफुल रहें कि आने वाले कई सालों, और फिर सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम फूड सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग टुवर्ड्स फूड हो रही है। दुनिया में 8 बिलियन पीपल हो चुके हैं, द हाईएस्ट नंबर सिंस दिस वर्ड वाज क्रिएटेड। इतने लोग कभी भी दुनिया में नहीं थे। तो उनकी फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी। फूड इनसिक्योरिटी ज़ाहिर है एक बड़ा इशू है। और सिमिलरली यहाँ पर
कपड़ों की भी उनकी ज़रूरत है। फ्यूचर में तो भी ये कॉटन फूड की जो इनसिक्योरिटी एक बड़ा डिमांड मसला बन है के वो उभरेगी। खड़ी रहेगी और इसकी प्राइसेस अभी नियर फ्यूचर में बहुत कम होती नज़र नहीं आ रही। सेकेंडली हमारी इकॉनमी क्योंकि कॉटन रिलायंट ख़त्म करके कुछ लोगों ने, हमारे बड़े बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जिनको पीएम ने टास्क दिया, शायद उन्होंने एक बार तो प्लान घास उगाकर मुल्क से करोड़ों जानवर बनाकर फिर सिर्फ सऊदीया की एक्सपोर्ट दिखाकर पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, 64 बिलियन डॉलर की कहानी दे दी थी। उन लोगों से या उन अक्लमंदों से पूछा जाए, जिनर काश्तकार को कोई मशवरा देना चाहेंगे? हम किसानों को सिर्फ यही कहेंगे कि बेजा स्प्रे ना करें, और ये वो फसल है जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा, इसमें सब कंट्रीब्यूट होते हैं, तमाम को रोज़गार मिलता है इसके अंदर, और ये वो क्रॉप है जो आपको लेंट से कपड़े देती है, तेल से आपको खाने का तेल देती है। बिल्कुल ठीक है। खल एक छोटा से छोटा आपको सा सवाल, भैंसों को सारी खाना मिलता है। चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई हैं। और प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ जो भूल जाते हैं हम लोग, वो स्टिक्स हैं जो वहाँ पर जलाने के लिए काम आता है। अगर आपके पास कॉटन स्टिक्स नहीं होंगी तो आपको जलाने के लिए फिर दरख्त काटने पड़ेंगे, जो कि पहले ही दरख्त हमारे मुल्क में शॉर्ट है। तो खुद एक बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त। जो इस आप सब चीज़ों को, जिसको ईंधन आप कह रहे हैं, उसको जलाया जाए ना जलाया जाए, स्टोर किया जाए, ये खुद बड़ा इशू है। लेकिन इस पे हम इसको जलाने के लिए तो कहते हैं कि छड़ियाँ जलेंगी तो गुलाबी सुंडी खत्म होगी, लेकिन वो फौरी तौर पे जलाया जाए ना जी। अगर उनको स्टोर कर लिया जाए तो उससे एक बड़ा इशू पैदा हो जाता है। नहीं वो हो जाती, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी भी मैनेजमेंट हो जाती है, और ये कोई इतना बड़ा चीज़ें मैनेजेबल होती हैं और उनको मैनेज किया जा सकता है। उनकी अगर टिंडों की सफाई करके किया जाए तो ये नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद जो है अगले प्रोग्राम में किसी वक्त बात करेंगे। खालिद साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जिनिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो बहरानी कैफियत थी उसको देखा, और अब जो रिवाइवल की सूरत हाल बन रही है उसका भी हमने जायज़ा लिया। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।